डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हमारा सेक्शन सी देख रहे हैं। सेक्शन सी में हमने इससे पहले वाले हमारे सेशन में हमारे 11 क्वेश्चन देखे थे। आज हम हमारे 12वें क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट करेंगे। आज के हमारे वीडियो में ये हमारा पहला क्वेश्चन है और सेक्शन सी का ये 12वां क्वेश्चन है। सेक्शन सी का 12वां क्वेश्चन क्या है? विकेंद्रीकरण क्यारे शक्य बने छे? बराबर, इसका जवाब देखेंगे। मोटा एकमों विकेंद्रित सत्तानो ख्याल सफलता अपावी शके छे कि जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ होती है उसमें गैर मरकज़ी हुकूमत का जो ख्याल है वो हमें कामयाबी दे सकता है। જ્યારે ઉચ્ચ સંચાલકોનો બોજો ઓછો કરવાની જરૂરિયાત જણાય, વિવિધીકરણ જરૂરી લાગે, સંચાલકોનો વિકાસ કરવો હોય કે અભિપ્રેરણને ઉત્તેજન આપવું હોય ત્યારે વિકેન્દ્રીકરણ જરૂરી બને છે। कि जब आला मुलाजिमत जो आला दर्जे के मुलाजिम है इनका बोझ कम करना हो, बराबर, जब हमें लगे कि हमें हमारे कारोबारी इकाई में कुछ अलग कुछ नया करना चाहिए, जब हमें लगे कि हमें हमारे मुलाजिमों की तरक्की करनी चाहिए, जब हमें लगे कि हमें हमारे मुलाजिमों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, बराबर, तब गैर मरकज़ी हुकूमत का ख्याल ज़रूरी लगता है। लेकिन जब हमारी ये तो हमने किसकी बात की? बड़े पैमाने पर बनी हुई इकाई की। लेकिन अगर कुछ इकाइयाँ ऐसी है, कुछ कंपनियाँ ऐसी है कि जो छोटी है, बराबर, तो वहाँ पर हम ये गैर मरकज़ी हुकूमत का ख्याल पेश नहीं कर सकते। क्यों पेश नहीं कर सकते? क्योंकि गैर मरकज़ी हुकूमत के ख्याल में जो हमारे कारोबार के राज है वो हमें एक से ज़्यादा लोगों के साथ तकसीम करने होते हैं। तो जब हमारी इकाई छोटे पैमाने पर हो तब हम गैर मरकज़ी हुकूमत का ख्याल पेश नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है, वैधिक अने अवैधिक व्यवस्था तंत्र एक बीजाने पूरक छे, समझाओ। या कभी कभी आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके आता है कि अवैधिक व्यवस्था तंत्र ए वैधिक व्यवस्था तंत्रनो પડછાયો છે, आ विधान समझाओ। यानी भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इंतज़ामी ढांचे एक दूसरे को पूरक है, ये हमें समझना है। सबसे पहली बात यह है कि जे व्यवस्था तंत्रनी रचना विधिसर रीते थाय तेने वैधिक व्यवस्था तंत्र कहे छे। कि जिस इंतज़ामी ढांचे की बनावट नियम उसूलों के मुताबिक होती है उसको हम फॉर्मल वैधिक व्यवस्था तंत्र यानी कि फॉर्मल इंतज़ामी ढांचा कहेंगे। फॉर्मल इंतज़ामी ढांचे कौन कौन से हैं? जैसे आपने रिवीजन में भी देखा था, रैखिक व्यवस्था तंत्र, कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, ये सब वैधिक व्यवस्था तंत्र हैं, बराबर। अब ऐसे जो इंतज़ामी ढांचे हैं इसमें हुकूमत और जिम्मेदारी को तकसीम किया जाता, जबकि जो इनफॉर्मल इंतज़ामी ढांचे हैं उसमें हम किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपते नहीं है। क्योंकि इनफॉर्मल इंतज़ामी ढांचा जो है ये कुदरती रीत से बनता है, ये कुदरती तरीके से बनता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें आपसी ताल्लुकात भी बनेंगे। तो आपसी ताल्लुकात के बलबूते पर कुदरती तौर पर जो इंतज़ामी ढांचा वजूद में आए उसको हम कहेंगे इनफॉर्मल इंतज़ामी ढांचा। ये इनफॉर्मल इंतज़ामी ढांचा कैसा है? ये उसूलों पर काम नहीं करता, बराबर, ये सिर्फ इंसान के आपसी ताल्लुकात, आपसी प्यार, समझ और अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंतज़ामी ढांचे एक दूसरे के पूरक है। इसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है? व्यवस्था तंत्र एकमનું शरीर છે અને આયોજન તેનું મગજ છે, आ विधान समझाओ, बराबर। इसको हम हमारे जिस्म के एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर हमें स्कूल जाना है, ठीक है, हमें इसको हमारे जिस्म के एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई काम करना है तो ये फ़ैसला कौन लेता है कि हमें काम करना है? हमारा दिमाग लेता है, और फिर हमारे शरीर के बाकी के जो अंग है वो उसके ऊपर काम करते हैं। उसी तरह
इंतज़ामी ढांचे में, कारोबारी इकाई में, मंसूबे के अंदर मकासद तय किए जाते हैं, उसूल तय किए जाते हैं और उसके ऊपर अमल करने का काम किस में होता है? इंतज़ामी ढांचे में होता है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंतज़ामी ढांचा है वो हमारे शरीर की तरह है, हमारे जिस्म की तरह है, जिसमें मगज की तरह प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है और रूह की तरह इंतज़ामी ढांचा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती अने पसंदगी वच्चेनो भेद स्पष्ट करो। ये हमारा 5वां सबक है, आप लोगों को याद होगा। और ये तफावत है, तफावत हम कैसे लिखेंगे? हमेशा 2 साइड बनाएंगे, बराबर। एक साइड में भर्ती, दूसरी साइड में पसंदगी। भर्ती में सबसे पहले हम भर्ती का मतलब देखेंगे कि भर्ती हम किसको कहेंगे कि भाई हम उम्मीदवारों को खोजकर वो अर्जी करें, इसकी कोशिश करेंगे भर्ती में। और पसंदगी यानी क्या कि भाई जिनकी अर्जी आ गई है उन उम्मीदवारों में से, उन कैंडिडेट्स में से जो मुनासिब कैंडिडेट्स हमको लग रहे हैं उन्हें पसंद करना। अच्छा, अब मकसद क्या है? भर्ती का मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करें ताकि हमको अच्छा कैंडिडेट मिल सके। पसंदगी का मकसद क्या है कि हम एक बेहतर कैंडिडेट को पसंद कर सकें। भर्ती, इसमें तादाद एक पॉइंट है, भर्ती में तादाद पर कोई काबू नहीं है, बराबर। कितने भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पसंदगी में कैसा है कि हम लिमिटेड लोगों को ही पसंद करेंगे और फिर वो अपने हिसाब से आगे काम करेंगे। उसके बाद भर्ती का नेक्स्ट पॉइंट है क्रम, कि भर्ती सबसे पहला काम है जबकि पसंदगी दूसरा काम है। फिर स्वरूप, कि ढांचा कैसा है? भर्ती हकारात्मक प्रक्रिया चाहिए, यानी एक पॉजिटिव पहलू है कि इसमें आप कितने भी लोगों को अप्लाई करवा सकते हो। लेकिन पसंदगी में कैसा है कि आपको जो पसंद नहीं आया आप उसको मना कर दोगे तो बेचारा मायूस होकर चला जाएगा। तो ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है? पसंदगीनी विधिना तबक्का जणाओ, बराबर। कि अब तुम पसंदगी कर रहे हो तो उसके तबक्के होते हैं। उसके तबक्के कितने होते हैं? 9 होते हैं। नंबर वाइज देखेंगे। सबसे पहला है आवकार અને प्राथमिक मुलाकात, यानी भाई वेलकम करना और पहली आम मुलाकात करना। दूसरा अर्जीपत्रक स्वीकारવું અને ચકાસણી કરવી, जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है उसको एक्सेप्ट करना और उसको चेक करना। तीसरा जरूरी कसौटियों लेवी, ज़रूरी टेस्ट लेना। चौथा रूबरू मुलाकात यानी फेस टू फेस मिलना। 5वां भूतकालની कारकिर्दीની तपास, ने अतीत में उन्होंने किस कंपनी में किस इकाई में काम किया है उसकी तपास करना, कैसा किया है। छठा प्राथमिक पसंदगी, प्राइमरी सिलेक्शन। 7वां तबीबी तपास, अब ये पहले इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अब दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे जो काम करने वाला मुलाजिम है वो फिट होना चाहिए, उसका मेडिकल टेस्ट होता है। 8वां निमणूक पत्र, यानी उसको ज्वाइनिंग लेटर देना। और 9वां एकमनो परिचय, यानी उसको इकाई से रूबरू करवाना कि भाई ये इकाई है, आपको ये काम करना है वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 17वां और आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन, तालीमनो अर्थ आपो, बराबर। ट्रेनिंग का मतलब हमको बताना है कि हम एकदम आसान लफ्ज़ों में कहें तो तालीम એટલે કર્મચારીઓને તેમના કાર્યના સંદર્ભમાં આપવામાં આવતું સૈદ્ધાંતિક અને પ્રાયોગિક જ્ઞાન, कि भाई ट्रेनिंग यानी मुलाजिमों को इनके काम के मुतालिक दिए जाने वाला उसूली और प्रैक्टिकल इल्म। या फिर हम तालीम की दूसरी व्याख्या, दूसरी तारीफ इस तरीके से दे सकते हैं कि तालीम એટલે કોઈ ખાસ ધંધાકીય કાર્યમાં કુશળતા મેળવવાના હેતુથી આપવામાં આવતું જ્ઞાન અને શિક્ષણ, कि भाई किसी खास कारोबारी काम में आप माहिर हो जाओ, इस मकसद से आपको जो इल्म और तालीम दी जाती है उसको भी हम तालीम या ट्रेनिंग कहेंगे। तो आज हमने हमारे 17 क्वेश्चन देखे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में हमारे 18वें क्वेश्चन से हमारे इस असाइनमेंट को देखेंगे। मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग वीडियो ठीक से देखा कीजिए, बराबर सुन लिया कीजिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ लिया करो। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हमारे 10-10 चैप्टर का रिवीजन भी कर चुके हैं और इसकी टेस्ट भी ले चुके हैं, बट फिर भी अगर अभी भी मैं चला रही हूँ
हमारे कोर्स को आगे, हमारे असाइनमेंट को। और फिर भी अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेझिझक पूछ लिया करो, वरना जो कन्फ्यूज़न है पता चला कि वही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए और आप लोगों का कन्फ्यूज़न ही रह जाए, है ना। तो कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर लिया करो। अल्लाह हाफ़िज़।